हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है जॉब वर्क। ठीक है, सबसे पहले छोटा सा चैप्टर है ये, समझते हैं जॉब वर्क होता क्या है। जॉब वर्क मींस एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब क्या बोला है, कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेसिंग करना किसी और रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स पर। ठीक है, सो यहाँ पर दो पार्टीज जो है इन्वॉल्व होती है। पहला होता है प्रिंसिपल, जो अपने गुड्स बेचता है कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस कराने के लिए, और दूसरा होता है जॉब वर्कर, जो वो एक्टिविटी को कैरी आउट करता है। ठीक है, जो भी एक्टिविटी जॉब वर्कर करता है वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस कही जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस किया जा रहा है किसी और के गुड्स पर। ठीक है, अब ये चैप्टर लाने के पीछे पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि प्रिंसिपल को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाना है फॉर मीटिंग द कंप्लाइंसेस ऑन बिहाफ ऑफ जॉब वर्कर। ठीक है, तो जॉब वर्कर के बिहाफ पे जो कंप्लाइंसेस है वो प्रिंसिपल पे डाले जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जॉब वर्कर को माना जाता है कि वो एक स्मॉल पर्सन होता है या फिर स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रिंसिपल पे सारे कंप्लाइंसेस जो है डाले जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया एक सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 38। ये क्या बोलता है कि कोई भी गुड्स जो प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को बेचता है कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करने के लिए, तो जॉब वर्कर अगर चाहे तो खुद के भी कोई गुड्स यूज कर सकता है। ठीक है, सो इन एडिशन टू द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल, ही कैन यूज हिज ओन गुड्स फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ जॉब वर्क। ठीक है, अब मैंने कोई भी गुड्स भेजे हैं पैकिंग के लिए। ठीक है, सो गुड्स को मैन्युफैक्चर मैं करता हूं, लेकिन उसका पैकिंग एंड लेबलिंग करने के लिए मैंने अपने जॉब वर्कर के पास गुड्स भेजे हैं। ठीक है, सो जॉब वर्कर अगर चाहे तो खुद का भी कोई गुड्स जो है यूज कर सकता है उस ट्रीटमेंट या प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अब सेक्शन दिया है सेक्शन नंबर 143। इस सेक्शन को आपको अच्छे से समझना है। ये क्या बोलता है, पूरा एक्टिविटी जो है आप जॉब वर्कर का जो प्रोसेस है आप उसके थ्रू समझ जाएंगे। सो समझिए, सबसे पहले ये प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल ने क्या किया, अपने गुड्स भेजे हैं इस जॉब वर्कर के पास। ठीक है, अब गुड्स जब भेजे हैं, जब सप्लाई किया जाता है, तो हमने पढ़ा कि जब भी सप्लाई होगा वहां पर टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है, लेकिन जॉब वर्कर में क्या है, ये एक स्पेशल प्रोविजंस दिएगा। ठीक है, और स्पेशल प्रोविजंस क्या बोलते हैं कि अगर आप कोई भी गुड्स जो है वो प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को भेज रहा है तो उसको टैक्स पेमेंट करने का जरूरत नहीं। ठीक है, सो वो गुड्स सेंड करेगा फॉर जॉब वर्क विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, और जॉब वर्कर क्या करेगा, उसमें जो भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस करके उस गुड्स को वापस रिटर्न करेगा, सेंड इट बैक टू द प्रिंसिपल आफ्टर जॉब वर्क इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। ठीक है, एक टाइम लिमिट दिया गया है, उसके अंदर अंदर जो है जॉब वर्कर को वो अपना एक्टिविटी कंप्लीट करके प्रिंसिपल को जो है गुड्स वापस से रिटर्न करने होंगे, वो भी बिना बिना पेमेंट ऑफ टैक्स के। ठीक है, सो ये सेक्शन 143 बात करता है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, देखिए पहला केस क्या है, जब प्रिंसिपल अपने कोई भी गुड्स भेजता है जॉब वर्कर के पास, जॉब वर्कर सारा जो ट्रीटमेंट या प्रोसेस करके वापस से उसको प्रिंसिपल के पास भेज देता है। ठीक है, और फिर प्रिंसिपल क्या करता है, प्रिंसिपल सप्लाइज गुड्स आफ्टर रिसीव फ्रॉम जॉब वर्क। जो भी गुड्स आफ्टर प्रोसेसिंग उसको रिसीव हुआ है जॉब वर्कर से, वो उस गुड्स को सेल करता है। अब सेल कैसे कर सकता है, या तो इंडिया में सेल करेगा या फिर आउटसाइड इंडिया सेल कर सकता है। ठीक है, अगर उसने आउटसाइड इंडिया मतलब एक्सपोर्ट किया है गुड्स को, एक्सपोर्ट के केस में कोई टैक्स लगता ही नहीं है, सो नो पेमेंट ऑफ टैक्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन अगर उसने कोई भी सप्लाई किया है जो विद इन इंडिया है, तो उस केस में प्रिंसिपल लाइबल होगा, प्रिंसिपल इज लाइबल टू पे टैक्स। ठीक है, क्योंकि उसने ही जो है सेल किया है, तो उसी का लाइबिलिटी बनता है टैक्स पेमेंट करने का। ठीक है, सो फर्स्ट केस क्लियर है। अब सेकंड केस क्या बोलता है, प्रिंसिपल ने जो है गुड्स भेजा जॉब वर्कर के पास, जॉब वर्कर ने जो है एक्टिविटी और प्रोसेस करके वापिस से वो गुड्स को डायरेक्टली सप्लाई की। प्रिंसिपल सप्लाइज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। जॉब वर्कर को क्या बोला कि आप जो गुड्स है वो मेरे प्रीमाइस पर मत भेजिए, और सीधा जो है डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइस से ही सेल कर दिया प्रिंसिपल ने। ठीक है, सो यहां पर क्या होता है, यहां पर भी पूरा जो लाइबिलिटी है वो प्रिंसिपल के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो कोई टैक्स का पेमेंट जरूरी नहीं है, अगर वो सप्लाई करता है विद इन इंडिया तो फिर प्रिंसिपल को जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी तक हमने दो केसेस देखे, फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहला केस क्या बोलता है, जब प्रिंसिपल ने गुड्स भेजे जॉब वर्कर के पास, जॉब वर्कर ने ट्रीटमेंट करके वापस से गुड्स लौटा दिए प्रिंसिपल को, तो फिर प्रिंसिपल जो है अपने प्रीमाइसेस से गुड्स को सेल करता है। अगर एक्सपोर्ट करता है तो कोई टैक्स का पेमेंट जरूरी नहीं है, और अगर सप्लाई करता है विद इन इंडिया तो फिर उस केस में उसको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या बोलता है, प्रिंसिपल ने गुड्स भेजे जॉब वर्कर के पास, जॉब वर्कर जो है सारा ट्रीटमेंट और प्रोसेस कर देता है, और फिर प्रिंसिपल अपने जो गुड्स भेजे हैं वो जॉब वर्कर के प्रीमाइस से ही सीधा सेल कर देता है, वो अपने प्रीमाइस से वापस नहीं लाता है। ठीक है, वो सीधा जॉब वर्कर के प्रीमाइस से ही गुड्स को सेल कर रहा है। उस केस में भी जो है सारी लाइबिलिटी जो होगी वो प्रिंसिपल की ही होगी। ठीक है, अब लास्ट थर्ड केस क्या बोला है, जब गुड्स भेजे हैं प्रिंसिपल ने और जॉब वर्कर ने जो है ट्रीटमेंट और प्रोसेस करने के बाद क्या किया, गुड्स आर नॉट रिटर्न और सप्लाइड फ्रॉम द जॉब वर्कर्स प्रीमाइस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ना उन गुड्स को रिटर्न किया है प्रिंसिपल को, ना ही उस गुड्स को सप्लाई किया है जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से। ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या होगा, वो एक तरह का डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, और डेट ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑन विच गुड्स वर सेंट फॉर जॉब वर्क। जिस दिन ओरिजिनली गुड्स भेजे गए थे जॉब वर्कर को, वही डेट मान लिया जाएगा उसका सप्लाई का। ठीक है, और प्रिंसिपल इज लायबल टू पे टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट।
ठीक है, तो समझा आपको, अगर प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर कोई गुड्स को रिटर्न नहीं किया जॉब वर्कर ने, या फिर वहां से उसके प्रीमाइसेस से ही सेल नहीं किया, तो उस केस में वो डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। और डेट ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन वो गुड्स को ओरिजिनली भेजा गया था जॉब वर्कर के पास। और उस केस में लाइबिलिटी किसका होगा, टैक्स पे करने का प्रिंसिपल का होगा। ठीक है, सो आई होप ये समझा होगा आपको सेक्शन नंबर 143। ये जो बेनिफिट है ये एक ऑप्शनल बेनिफिट है। सप्लायर हैज द ऑप्शन टू अवेल द बेनिफिट अंडर सेक्शन 143। अगर वो चाहे तो सेक्शन 143 के हिसाब से पेमेंट कर सकता है, या फिर वो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से भी चल सकता है जीएसटी के। ठीक है, अब जो चीजें हमने देखी वही यहाँ पर दिया गया है कि सप्लायर के पास ऑप्शन है, वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो है जॉब वर्कर को गुड्स बेच सकता है। ठीक है, अगर वो गुड्स जब भी वो बेचता है जॉब वर्कर, तो प्रिंसिपल को जो है, प्रिंसिपल इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी अवेल। ठीक है, उसने जो भी आईटीसी अवेल किया है उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है ऑन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स डिस्पैच टू द जॉब वर्कर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने बिना पेमेंट के ही जो है डिस्पैच किए हैं जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से, उस केस में भी प्रिंसिपल को जो है आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द प्रिंसिपल कैन ऑल्सो सेंड इनपुट कैपिटल गुड्स डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस विदाउट ब्रिंगिंग देम टू हिज प्रीमाइसेस एंड कैन स्टिल अवेल द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन सच इनपुट और कैपिटल गुड्स। ये क्या बोलता है, देखिए मेरा एक सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर मुझे इनपुट बेचता है और मैं वो गुड्स पे काम करके कुछ ट्रीटमेंट या प्रोसेस कराने के लिए अपने जॉब वर्कर के पास भेजता हूँ। तो मैंने क्या कहा, सप्लायर को मेरे को बोला कि सीधा आप जो गुड्स है वो मुझे मत भेजिए और सीधा मेरे जॉब वर्कर के प्रीमाइस पे ही भेज दीजिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपने सेक्शन 16 के अंदर देखा आईटीसी के लिए एलिजिबल कंडीशंस दी गई है। ठीक है, सेक्शन 16 के अंदर क्या बोला है कि गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड बाय द पर्सन। ठीक है, सो रिसीव हो जानी चाहिए। अब इस केस में क्या हो रहा है, गुड्स जो है डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे सेंड किए जा रहे हैं, तो प्रिंसिपल को वो गुड्स रिसीव नहीं हो, लेकिन ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि गुड्स जो है वो प्रिंसिपल को ही रिसीव हुआ है और प्रिंसिपल एलिजिबल होगा आईटीसी लेने के लिए। ठीक है, अब टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट फॉर रिसीविंग बैक द गुड्स। अब टाइम लिमिट क्या दिया गया है, अगर कोई इनपुट सेंड किया है तो उस केस में 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग सच गुड्स टू द जॉब वर्कर। ठीक है, सो जो प्रिंसिपल ने जिस दिन उस गुड्स को भेजा जॉब वर्कर को, वहां से 1 ईयर देखा जाएगा। ठीक है, और 1 ईयर का टाइम लिमिट एक्सटेंड किया जा सकता है बाय कमिश्नर फॉर अनदर 1 ईयर ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन। ठीक है, सो 1 ईयर प्लस 1 ईयर इन केस ऑफ इनपुट। और अगर कोई कैपिटल गुड्स सेंड किया तो उस केस में टाइम लिमिट क्या दिया, 3 इयर्स, 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग सच गुड्स टू द जॉब वर्कर। और 3 ईयर का टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकता है बाय कमिश्नर फॉर अनदर 2 इयर्स। ठीक है, सो कैपिटल गुड्स के केस में टोटल टाइम लिमिट जो है 5 इयर्स तक भी हो सकता है, और इनपुट के केस में टाइम लिमिट 2 इयर्स तक हो सकता है। ठीक है, सो इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो है जॉब वर्कर को अपना एक्टिविटी और प्रोसेस करने के बाद उसको रिटर्न करने होंगे, या तो प्रिंसिपल को रिटर्न करना है या फिर वहीं से डिस्पैच करना होगा। ठीक है, अब ये जो प्रोविजंस है गुड्स को रिटर्न करने का, ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मोल्ड्स, डाइस, जिग्स एंड फिक्सचर्स एंड टूल्स। ठीक है, अब छोटे मोटे कोई भी मोल्ड्स या डाइस जो भेजे हैं प्रिंसिपल ने, सो उनको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये प्रोविजन जो है इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इन केस ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स आर नॉट रिसीव्ड बैक। ठीक है, अगर कोई भी इनपुट या कैपिटल गुड्स रिसीव बैक नहीं हुआ विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, उस केस में क्या होगा, वो उसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, और वो सप्लाई किसका कहलाएगा, वो प्रिंसिपल का सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, और प्रिंसिपल को जो है अपने जीएसटीआर 1 में जो है वो डिटेल शो करना पड़ेगा। एंड द प्रिंसिपल इज लायबल टू पे टैक्स अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर विद इन टाइम लिमिट में आपने सेल नहीं किया या वापस से रिटर्न नहीं किया तो उसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे और प्रिंसिपल को जो है अपने जीएसटीआर 1 में उसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, प्रिंसिपल ने गुड्स भेजा जॉब वर्कर को, उसने एक्टिविटी कर लिया, प्रोसेस कर लिया, उसके बाद क्या कर सकता है, या तो वो किसी अनदर जॉब वर्कर को भेजे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, हो सकता है एक ही गुड्स है वो 2-3 जॉब वर्कर के पास जाता हो। ठीक है, सो वो क्या करेगा, किसी और जॉब वर्कर के पास भेजेगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, या फिर क्या कर सकता है, वो प्रिंसिपल को फिर से लौटा देगा वो गुड्स को विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, वापिस से टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा गुड्स को प्रोसेस करके वापिस से प्रिंसिपल को लौटा देगा। और थर्ड केस क्या बोला है, वो सेल कर देगा द अल्टीमेट कस्टमर्स अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द प्रिंसिपल एज एप्लीकेबल फॉर सप्लाई। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, वो अपने अल्टीमेट कस्टमर को सीधा जॉब वर्कर के प्रीमाइस से ही सेल कर देता है। तो ये 3 चीजें हो सकती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। कौन कौन सी देखिए, पहला प्रोसेस क्या बोला है कि वो किसी और जॉब वर्कर के पास वो गुड्स को सेंड करे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। दूसरा क्या बोला है कि वो अपने प्रिंसिपल को वापस से वो गुड्स लौटा दे प्रोसेसिंग करने के बाद विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। और थर्ड क्या बोला है कि वो जॉब वर्कर अपने ही प्रीमाइसेस से जो है गुड्स को अल्टीमेट कस्टमर्स को सेल कर दे, और वो सप्लाई जो है, वो सेल जो है वो प्रिंसिपल का कहलाएगा और प्रिंसिपल को ही है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 बाय 1 एक केसेस को देखते हैं। फर्स्ट केस दिया है डायरेक्टली सप्लाई फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस। ये कौन सा केस है, जहां पर जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से डायरेक्टली सेल किया जा रहा है। ठीक है, वो प्रिंसिपल के प्लेस पे वापस से नहीं लाया जा रहा है। उस केस में क्या बोला है
कि जब भी डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हो जॉब वर्कर के प्लेस से, तो प्रिंसिपल को जो है जॉब वर्कर का प्लेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसने जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसमें जॉब वर्कर का प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस शो करना पड़ेगा। लेकिन ये रिक्वायरमेंट जो है ये कब जरूरी नहीं है। सच डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्रिंसिपल वेयर जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25। ठीक है, या तो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है या फिर प्रिंसिपल जो है वो एंगेज्ड है इन सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स। ठीक है, सो इन दो केसेस के अंदर अंदर डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप अगर जॉब वर्कर के प्रीमाइस से ही कोई गुड्स को सेल कर रहे हो तो उस केस में आपको जॉब वर्कर का प्लेस जो है वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। क्या बोला है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग प्रॉपर अकाउंट्स फॉर द इनपुट एंड कैपिटल गुड्स लाइज विद द प्रिंसिपल। ठीक है, तो सारे जो कंप्लाइंसेस है जॉब वर्कर के वो प्रिंसिपल पे ही दिए गए हैं, तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम भी प्रिंसिपल का ही होगा। ठीक है, एंड इनपुट इंक्लूड्स इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, कोई गुड्स जिन पर कुछ प्रोसेसिंग किया जा चुका है, कुछ काम हो चुका है, वो इंटरमीडिएट कंडीशन में है, सो वो गुड्स भी मान लिए जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई सप्लायर है जो मुझे कोई गुड्स बेचता है, इनपुट बेचता है, मैं उससे प्रोडक्ट बनाता हूँ। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट बनाने के बाद मैं लेबलिंग करने या पैकिंग करने के लिए जॉब वर्कर के पास गुड्स को भेज रहा हूँ, तो इस केस में क्या हुआ, वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है जिस पर मैं काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, और उसको पैकिंग करने के लिए जो मैं है जॉब वर्कर को भेज रहा हूँ, सो वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। इनपुट्स इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, सप्लाई ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप। ठीक है, सो आपने जब भी जॉब वर्कर जो है कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई प्रोसेस कर रहा है या कोई ट्रीटमेंट कर रहा है प्रिंसिपल के गुड्स का, तो उस केस में जो है वेस्ट या स्क्रैप भी जनरेट हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, सो एनी वेस्ट और स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द जॉब वर्क मे बी सप्लाइड बाय द जॉब वर्कर। सो जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है वो जॉब वर्कर चाहे तो खुद भी उसको सेल कर सकता है अगर वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, इफ जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड, सो वो डायरेक्टली फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, अपना टैक्स का पेमेंट करके वो खुद जो है उसको सेल कर सकता है अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है उस केस में प्रिंसिपल का लायबिलिटी होगा, सो बाय द प्रिंसिपल इफ द जॉब वर्कर इज नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, सो अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो खुद ही सेल कर देगा और जो भी पेमेंट है वो खुद कर देगा, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर प्रिंसिपल को जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा और वो ही सेल करेगा उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 क्या बात करता है, टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। ठीक है, सो आईटीसी का क्या कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला बात किया इनपुट सेंट टू जॉब वर्कर, जो भी गुड्स जॉब वर्कर को भेजा जाता है। ठीक है, अगर वो गुड्स रिसीव नहीं होते हैं विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है, अगर इनपुट है तो अगर 1 ईयर में वो रिसीव बैक नहीं होते उस केस में क्या माना जाएगा, वो एक डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, so input has been supplied by the principal to the job worker on the day when the said supplies were sent out। so, और उसका डेट कब से कैलकुलेट करेंगे, जिस दिन वो गुड्स जो है प्रिंसिपल ने भेजे हैं। ठीक है, सो डेट ऑफ सेंडिंग, मान लीजिए कोई सप्लाई प्रिंसिपल है जिसने 12 तारीख को गुड्स भेजे हैं। ठीक है, और वो 15 तारीख को जॉब वर्कर को रिसीव हुआ है, तो आपने को टाइम लिमिट कहां से देखना है, जिस दिन गुड्स भेजे गए। ठीक है, वहां से जो है आपका टाइम लिमिट चालू होगा। ठीक है, सो इनपुट के केस में ये हो गया। अब एक प्रोवाइजर दिया, प्रोवाइजर क्या बोलता है, वेयर द इनपुट्स आर सेंट डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर द पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनपुट बाय द जॉब वर्कर। क्या बोला है, जब कोई भी गुड्स डायरेक्टली रिसीव हो रहा है जॉब वर्कर को बाय द सप्लायर, ठीक है, आपने क्या बोला, सप्लायर को बोला कि मेरे प्रीमाइसेस में मतलब और सीधा जॉब वर्कर को गुड्स भेजते हैं, उस केस में 1 ईयर का कैलकुलेशन कहां से होगा, जिस दिन उसने रिसीव किया है। ठीक है, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनपुट बाय द जॉब वर्कर, जिस दिन उसने गुड्स रिसीव किया वहां से वो कैलकुलेशन चालू होगा। और नॉर्मल केस में हमने क्या देखा, जब प्रिंसिपल सेंड करता है तब से कैलकुलेशन चालू होता है, लेकिन सप्लायर डायरेक्टली जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा है, उस केस में जिस दिन जॉब वर्कर ने रिसीव किया वहां से 1 ईयर का टाइम लिमिट देखा जाएगा। ठीक है, सेम केस दिया है फॉर कैपिटल गुड्स, अगर कैपिटल गुड्स रिसीव बैक नहीं होते विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, या फिर एक्सटेंशन के बाद अगर 2 इयर्स का एक्सटेंशन और मान ले, सो 5 इयर्स के अंदर अंदर गुड्स रिसीव नहीं हुआ है उस केस में वो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, और प्रोवाइजर क्या बोलता है कि 3 ईयर का जो टाइम लिमिट है वो कहां से काउंट होगा, अगर सप्लायर डायरेक्टली जॉब वर्कर को गुड्स भेजता है तो फिर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कैपिटल गुड्स बाय द जॉब वर्कर, वहां से जो है टाइम लिमिट देखा जाएगा। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स शैल नॉट अप्लाई टू मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स एंड टूल्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, जॉब वर्कर इज आल्सो एलिजिबल टू avail ITC on inputs etc used by him in supplying the job work services if he is registered। ये क्या बोला कि हमने पहले देखा था सर्कुलर नंबर 37, ये क्या बोलता था कि अगर जॉब वर्कर चाहे तो खुद के भी कोई गुड्स यूज कर सकता है उस प्रोसेस या ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, और अगर जॉब वर्कर अपने खुद का कोई इनपुट यूज कर रहा है तो वो एलिजिबल है आईटीसी के लिए। ठीक है, जॉब वर्कर इज एलिजिबल टू टेक आईटीसी इफ ही इज रजिस्टर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है, अगर जो टाइम लिमिट दिया गया है 1 ईयर का या 3 ईयर का, उसके टाइम पीरियड में जो है गुड्स को रिटर्न नहीं करता है जॉब वर्कर, उस केस में वो डीम्ड सप्लाई माना जाता है। लेकिन मान लीजिए कि उसने जो रिटर्न किए गुड्स को वो 4 या 5 साल बाद किए या 6 साल बाद उसने गुड्स को रिटर्न किया,
उस केस में क्या होगा, वो एक तरह का सेपरेट सप्लाई माना जाएगा, ऑन विच टैक्स शैल बी पेड बाय द जॉब वर्कर एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस अंडर द जीएसटी। ठीक है, तो उसने टाइम लिमिट के बाद में अगर कोई गुड्स को रिटर्न बैक किया है तो उस केस में वो एक सेपरेट सप्लाई माना जाएगा और नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो है उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया है रूल नंबर 45। रूल नंबर 45 क्या बोलता है, स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर सेंडिंग गुड्स फॉर जॉब वर्क। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स दिए हैं। सो देखते हैं वन बाय वन। पहला क्या बोला है, गुड्स सेंड बाय प्रिंसिपल टू ओनली वन जॉब वर्कर। ठीक है, जो गुड्स भेजे गए हैं वो सिर्फ एक ही जॉब वर्कर के पास भेजे गए हैं। उस केस में क्या बोला है, प्रिंसिपल जो भी गुड्स भेज रहा है अपने जॉब वर्कर को तो उसको डिलीवरी चालान इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी गुड्स को भेज रहा है, क्योंकि देखिए मूवमेंट हो रहा है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह से मूव किए जा रहा है, तो उस केस में आप इवन दो आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो लेकिन आपको जो है डिलीवरी चालान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डिलीवरी चालान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो डिटेल्स प्रिस्क्राइब की गई है इन रूल नंबर 55। ठीक है, कौन कौन सी डिटेल्स है, नेम होना चाहिए, डेट एंड नंबर ऑफ डिलीवरी चालान, नेम एंड एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी एचएसएन कोड, ये सारी डिटेल्स जो है, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, ये सारी चीजें जो है डिलीवरी चालान के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, डिलीवरी चालान जो है उसका ट्रिप्लीकेट कॉपी आपको बनाना है। जो प्रिंसिपल है उसको 3 कॉपीज उसका बनाना है। एक कॉपी प्रिंसिपल अपने पास रखेगा और 2 कॉपीज जो है वो जॉब वर्कर को भेजेगा अलोंग विद द गुड्स। जब भी गुड्स भेजेगा उसके साथ 2 कॉपीज भेजेगा। ठीक है, सो एक कॉपी जॉब वर्कर अपने पास रखेगा और दूसरा कॉपी जो है वो रिटर्न करेगा। जब भी वो गुड्स को प्रोसेस करने के बाद रिटर्न करेगा उस टाइम पे वो जो है वो तीसरा कॉपी जो है वो प्रिंसिपल को वापस से देगा। ठीक है, सो 3 कॉपी होगी, एक प्रिंसिपल के पास, 2 जो है जॉब वर्कर के पास देंगे। ठीक है, अब प्रिंसिपल को जो है वो इंटीमेट करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को। ठीक है, सो प्रिंसिपल इज वुड बी रिक्वायर्ड टू सेंड एन इंटीमेशन टू द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 04। ठीक है, सो जो भी वो गुड्स भेज रहा है जॉब वर्क के लिए उसको एक इंटीमेट करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को इन फॉर्म आईटीसी 04 के अंदर। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या बोला है, when goods sent from one job worker to another job worker। ठीक है, एक जॉब वर्कर ने अपना एक्टिविटी कर लिया और अब वो दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा है। उस केस में क्या होगा, जो डिलीवरी चालान जो है प्रिंसिपल ने बनाया उसको एंडोर्स कर देगा, वो ही डिलीवरी चालान को दूसरे सप्लाई के लिए कर सकता है। ठीक है, सो चाहे तो वो अपना एक डिलीवरी चालान खुद इश्यू कर सकता है, जॉब वर्कर खुद एक डिलीवरी चालान इश्यू कर सकता है, या फिर दूसरा केस में क्या है, जो डिलीवरी चालान उसको प्रिंसिपल से रिसीव हुआ है उसी को आगे एंडोर्स कर देगा टू द अनदर जॉब वर्कर। ठीक है, सो दोनों ऑप्शन है उसके पास। नेक्स्ट क्या दिया है, गुड्स रिटर्न टू द प्रिंसिपल बाय द जॉब वर्कर। जब भी गुड्स रिटर्न किए जाएंगे उस केस में क्या बोला है कि जॉब वर्कर को जो तीसरा कॉपी दिया था उसको वापस गुड्स के साथ भेजना पड़ेगा। द जॉब वर्कर शुड सेंड 1 कॉपी ऑफ द डिलीवरी चालान व्हाइल रिटर्निंग द गुड्स टू द प्रिंसिपल आफ्टर कैरिंग आउट द जॉब वर्क। ठीक है, सो उसको गुड्स के साथ साथ डिलीवरी चालान भी भेजना पड़ेगा। फोर्थ केस क्या बोला है, गुड्स सेंड डायरेक्टली बाय द सप्लायर टू द जॉब वर्कर। अब ये कौन सा केस है, जहां पर गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेजे गए हैं। उस केस में क्या होगा, गुड्स में बी मूव्ड विद द कॉपी ऑफ इनवॉइस। जो सप्लायर जो गुड्स भेज रहा है, ठीक है, वो इनवॉइस देगा। सो इनवॉइस की कॉपी के साथ जो है गुड्स को डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस पे भेजा जा सकता है। ठीक है, और इनवॉइस इसके नाम होगा, इनवॉइस तो प्रिंसिपल के नाम पे बनाया होगा लेकिन गुड्स जो है डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेजे जा रहे हैं। ये एक बिल टू शिप टू सप्लाई है। ठीक है, सो उस केस में क्या है, जो भी इनवॉइस सप्लायर प्रिपेयर कर रहा है उसमें जॉब वर्कर का नाम, जॉब वर्कर का नाम और एड्रेस मेंशन होना चाहिए एज द कंसाइनी इन सच इनवॉइस। ठीक है, तो सप्लायर जो इनवॉइस बना रहा है उसमें जॉब वर्कर का नाम और एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इंपोर्ट का केस है, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स द गुड्स में बी मूव फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ इंपोर्ट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ द जॉब वर्कर विद अ कॉपी ऑफ बिल ऑफ हेल्थ। ठीक है, सो इंपोर्ट के केस में क्या होना चाहिए, जब भी वो गुड्स को लाया जा रहा है तो कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोला है, अंडर बोथ द केसेस द प्रिंसिपल शैल इश्यू द डिलीवरी चालान एंड सेंड द सेम टू द जॉब वर्कर। सो पहला केस क्या था, जहां सप्लायर डायरेक्टली गुड्स भेज रहा है जॉब वर्कर को। ठीक है, तो उस केस में क्या है, वो इनवॉइस के थ्रू भेज सकता है लेकिन प्रिंसिपल को जो है डिलीवरी चालान बना करके उसको अलग से भेजना पड़ेगा जॉब वर्कर को। ठीक है, और सेकंड केस क्या बोल रहे थे, जहां इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट करके ला रहे हैं गुड्स को तो एक कॉपी होना चाहिए बिल ऑफ एंट्री का। ठीक है, और दोनों ही केसेस में डिलीवरी चालान जो है प्रिंसिपल बना के देगा जॉब वर्कर को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, गुड्स रिटर्न इन पीस मिल बाय द जॉब वर्कर। अब मान लीजिए मैंने 100 गुड्स को भेजा है जॉब वर्कर के पास, ठीक है, और उस पर प्रोसेस या लेबलिंग करके वो वापस से मुझे रिटर्न करे। अब मैंने जब भेजा था तब 100 गुड्स भेजे थे लेकिन अब वो मुझे टुकड़ों टुकड़ों में जो है गुड्स वापस रिटर्न कर रहा है, कभी 15 क्वांटिटी भेज दिया, कभी 20 क्वांटिटी भेज दिया। तो उस केस में क्या बोला है कि उस केस में जॉब वर्कर को जो है एक फ्रेश डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा। फ्रेश डिलीवरी चालान इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द जॉब वर्कर। ठीक है, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो पीस मील में दिया जा रहा है इसलिए डिलीवरी चालान जो है वो अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा जॉब वर्कर को। नेक्स्ट क्या दिया है, सबमिशन ऑफ इंटीमेशन। ठीक है,
सो हमने देखा था कि जब भी कोई प्रिंसिपल अपने गुड्स को बेचता है जॉब वर्क कराने के लिए, तो उसको प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट करना पड़ेगा। अब इंटीमेट कब करना पड़ेगा और इसका क्या टाइम लिमिट दिया गया है, तो देखिए उसको इंटीमेट करना पड़ेगा जीएसटी आईटीसी 04, ठीक है, फॉर्म नंबर दिया है जीएसटी आईटीसी 04। और कैसे इंटीमेट करना है, अगर प्रिंसिपल का जो है एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू ₹5 करोड़, ठीक है, अगर 5 करोड़ तक ही प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है, उस केस में उसको एनुअली जो है उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। और डेट क्या है, सो 25 अप्रैल को, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। सो उसके बाद 25 अप्रैल को जो है उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर टर्नओवर है मोर देन 5 करोड़, ठीक है, ग्रेटर देन 5 करोड़ का अगर टर्नओवर है, तो उस केस में उसको साल में 2 बार जो है इंटीमेट करना पड़ेगा, हाफ ईयरली बेसिस पे, हर 6 महीने में उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। तो टाइम लिमिट क्या है, सो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए बोला है 25 अक्टूबर और सेकंड 6 मंथ्स के लिए बोला है 25 अप्रैल, ठीक है। सो ये उसका टाइम पीरियड रहेगा इंटीमेट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या दिया है, रिक्वायरमेंट टू जनरेट ईवे बिल, ठीक है। ईवे बिल जनरेट कब करना पड़ेगा, देखिए अगर जॉब वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड है, उस केस में तो क्या कर सकते हैं, ईवे बिल जनरेटेड आइदर बाय द प्रिंसिपल और द जॉब वर्कर, दोनों में से कोई भी जो है ईवे बिल बना सकते हैं अगर जॉब वर्कर भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है, ही इज अनरजिस्टर्ड, उस केस में जो है ये लाइबिलिटी प्रिंसिपल का रहेगा ईवे बिल जनरेट करने का, ठीक है। ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इन केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट, ठीक है। अगर कोई भी मूवमेंट है प्रिंसिपल और जॉब वर्कर के बीच में जो इंटर स्टेट मूवमेंट है, तो उस केस में वैल्यू मैटर नहीं करता और उसको मैंडेटरीली जो है उसको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक क्या दिया है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। अब ये क्या बोलता है, कोई भी जॉब वर्कर है जो सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो उसको जो है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो है एक्सीड करता है द थ्रेशोल्ड लिमिट, जो 10 लाख 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करता है, तो उस केस में जॉब वर्कर को जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज क्लैरिफाई किया है, that the supply of goods by the principal from the place of business of the job worker will be regarded as supply by the principal and not by the job worker। मतलब क्या बोला है, जो भी सप्लाई कर रहा है जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से, हमने देखा था कि जॉब वर्कर जो है अपने प्रीमाइसेस से डायरेक्टली सेल कर सकता है, उस केस में वो जो टर्नओवर है वो प्रिंसिपल का माना जाएगा, ना कि जॉब वर्कर का, ठीक है, क्योंकि जो सप्लाई है वो प्रिंसिपल की है, ठीक है। सो वो एग्रीगेट टर्नओवर जो पार्ट का बनेगा वो प्रिंसिपल का बने, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है जॉब वर्क का पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।